नमस्ते बच्चों। क्लास 10 के ज्योग्राफी का आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स। इससे पहले हमने सारे फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया है कि हमारे भारत में कितने मेन फूड क्रॉप्स हैं। उस फूड क्रॉप्स में राइस, वीट, ये मेज, पल्स, वाइल्ड सीड्स सभी को हमने देखा, कहाँ किस तरीके से इसको उगाया जाता है, कितना टेम्परेचर चाहिए, किस हिसाब से इसको रेनफॉल चाहिए, ये सारी चीज़ों को हमने देखा। तो उसमें से कुछ कैश क्रॉप्स भी थे, उसको भी हमने देखा। अब हम नॉन फूड क्रॉप की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है रबर का। रबर के बारे में कहा जाता है कि ये फूड क्रॉप जो है जो कि इक्वेटोरियल क्रॉप है। एक्चुअल में देखा जाए तो रबर को इक्वेटोरियल रीजन में ही उगाया जाता है, बट अंडर सम स्पेशल कंडीशन इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। अब क्या स्पेशल कंडीशन है? तो जैसे कि इसको जो रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या चीज़ इसके लिए ज़रूरी है। इट रिक्वायर्ड मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर एवर 25 डिग्री सेल्सियस। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा का रेनफॉल हो और 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर हो, तो ये रबर का खेती जो है, रबर को कहीं भी उपजाया जा सकता है, यानी कि ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में भी उपजाया जाता है। तो रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो भारत के इन क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। तो आपको तो सबसे पहले क्या करना है कि एक तरफ आइटम्स लिखना है और दूसरे तरफ, यानी कि एक तरफ नॉन फूड क्रॉप लिखना है और दूसरे तरफ लिखना है एक टेबल बना के। ऐसे आपको टेबल बनाना है, जैसे देखिए 1 2 3। तो यहाँ पहले आपका क्रॉप हो जाएगा और फिर उसके बाद आप यहाँ टेम्परेचर कर लेंगे, फिर उसके बाद रेनफॉल कर लीजिएगा और फिर उसके बाद एरिया लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से 4 टेबल बना के और फिर अलग अलग क्रॉप का लिखकर एक लिस्ट बनाइए, तो जिससे कि आपको आसानी होगी याद करने में। नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं फाइबर क्रॉप। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया एंड द फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स। पहला 3 तो है जो कि क्रॉप से प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो चौथा है यानी सिल्क, ये क्रॉप से नहीं बल्कि एक जीव यानी कि एक वर्म से प्राप्त होता है, जिसको सिल्क वर्म कहते हैं। और सिल्क वर्म जो है वो कोकून का निर्माण करता है। ये मलबरी लीव, एक मलबरी पौधा है, उसके पत्तों पे ये रहता है और उसके पत्ते पे अपने आप को ये फेड करता है, यानी अपने आप को जीवित रखता है, भोजन खिलाता है। और उसके साथ साथ वो एक सेक्रेशन करता है, एक कह सकते हैं कि प्रोड्यूस करता है मटेरियल का। वो मटेरियल इसके शरीर के चारों ओर कवर हो जाता है। तो जब ये इसके शरीर के चारों ओर ये कवर हो जाता है तो समझते हैं कि ये कोकून तैयार हो गया है। और फिर इसको क्या किया जाता है कि यहाँ से कलेक्ट करके पहले पानी में गर्म किया जाता है। जब अंदर का वर्म मर जाता है फिर उसको काट कर बाहर निकाल लिया जाता है, फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो सिल्क के प्रोडक्शन का जो ये प्रोसेस है, यानी रियरिंग ऑफ जो सिल्क है, वो कहलाता है सीरीकल्चर। और सिल्क का एक बहुत बड़ा बाजार है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट, इसमें देखें फाइबर क्रॉप में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो वो है कॉटन। और इंडिया में माना जाता है कि इन इंडिया इज़ बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन जो है वो इंडिया से ही पूरे वर्ल्ड में फैला है।
एंड कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन एक रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। 2015 में इंडिया जो था वो कॉटन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स था चाइना के बाद। कॉटन ग्रो वेल इन ड्रायर्स पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल द डेक्कन प्लेट्यू। काली मिट्टी जहाँ भी होती है उस काली मिट्टी वाले क्षेत्र में कॉटन को उपजाया जा सकता है आसानी से। तो डेक्कन प्लेट्यू का एरिया जो है वो काली मिट्टी का एरिया है, और उसमें भी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो काफ़ी अव्वल है इसमें। इट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल एंड 210 डेज जो चाहिए वो फ्रॉस्ट फ्री और ब्राइट सनशाइन का डेज इसको चाहिए, यानी पूरा साफ सुथरा एकदम फ्रॉस्ट फ्री दिन इसको चाहिए जिसमें कि ये अपना आपको मैच्योर कर सके। तो ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले एकदम साफ दिन चाहिए जिसमें इसको पूरे अच्छे तरीके से सनशाइन मिल सके, सनरेज मिल सके। इसको 6 to 8 मंथ लगता है मैच्योर होने में, यानी कि एक पूरे तरीके से कॉटन प्रोडक्ट को तैयार होने में, कॉटन को तैयार होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। और इसे खरीफ क्रॉप के कैटेगरी में रखा गया है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया की बात करें तो वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र इसमें अव्वल है, महाराष्ट्र का नाम ज़्यादा आता है। जूट की बात करें तो हम लोग जूट को अच्छे तरीके से पहचानते हैं, इसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, सुनहरे कलर का चूँकि ये होता है। जूट जो है वो वैसे एरिया में होता है जो एरिया काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो, यानी वेल ड्रेन हो, जहाँ पे हर एक साल मिट्टी जो है वो नई हो जाए और वो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होनी चाहिए, और ये संभव है सिर्फ फूड प्लेन्स एरिया में। तो जितने भी गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो दोआब क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये जो जूट है उसकी खेती ज़्यादा होती है। इसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है जिससे कि इसका ग्रोथ सही हो सके। एंड वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, ये जो है सभी मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, यानी कि जनरल वे में हम उसको बोरा कहते हैं ना, बड़ा बड़ा बैग जो होता है जिसमें चीनी का सामान, चीनी आता है या फिर चावल पैक करके, प्याज पैक करके आता है। अब तो चूँकि प्लास्टिक का चल गया है तो वो प्लास्टिक के बोरे में ये सब चीज़ें भेजी जाती है। लेकिन एक समय था कि सभी चीज़ें ये सारी जूट के बोरे में आती थी, तो इससे जूट का बैग, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट, कई सारे आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं। चूँकि ये काफ़ी हाई कॉस्ट का होता है, यानी कि इसका जो एक्सपेंस है काफ़ी ज़्यादा है, इसका खर्च ज़्यादा है, इसलिए इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत होता है। तो जब से सिंथेटिक फाइबर आ गया है मार्केट में, तब से जूट का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन किया और जूट पे लोगों की डिपेंडेंसी घटी है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर के यूज़ के कारण आज हमारे पास कई सारे प्रॉब्लम सामने आ गए हैं इकोसिस्टम से रिलेटेड। नाउ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। अब ये बातें जो है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो है वो हमेशा एग्रीकल्चर को लेकर होते रहा है। इट वॉज मेंशन इन द प्रीवियस पेज दैट एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। मतलब हज़ारों साल से इंडिया में एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जा रहा है, और लगभग 60% जो है वो पॉपुलेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारे एग्रीकल्चर में। सो सस्टेन use of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development.
यानी कि कंपैटिबल टेक्नो और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के बिना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना संभव नहीं है। ये हमारे लिए अवरोध का काम करता है। तो इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इरीगेशन एंड मोस्ट ऑफ द फार्मर इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून। इरिगेशन की कमी है, लार्ज पार्ट में लोग जो है मानसून पे डिपेंडेंट है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट पॉपुलेशन नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो इतने 60% लोगों का डिपेंडेंसी होने के कारण ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए। इसके लिए सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की ज़रूरत है। सो कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, दीज आर सम steps taken by the government which improve the conditions of agriculture in India. So these were given priority to bring about the institutional reform in the country after independence. आज़ादी के बाद इन सारे चीज़ों को सरकार ने अपनाया और हमारे देश में कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो है हमारे देश में किया गया, जिसको लैंड रिफॉर्म का भी नाम दिया जाता है। लैंड रिफॉर्म जो है सबसे ज़्यादा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस्ड किया गया था, जिसमें जो चूँकि पहले से ही हम देख चुके हैं कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है लैंड का, ज़मीन का जो वंशानुगत अधिकार है, जिसके कारण जैसे जैसे परिवार बढ़ता है तो ये जो ज़मीन का टुकड़ा है वो फ्रेगमेंटेड होते जाता है, बढ़ते चला जाता है, छोटा होते चला जाता है। तो द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म वेयर इनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग ऑफ द ल्यूकवार्म। लॉ तो बना लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाया। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960-70 के दशक में गवर्नमेंट ने कुछ एग्रीकल्चर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए, जिसमें से ग्रीन रिवोल्यूशन जो था, जो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था, वाइट रिवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जिसको जानते हैं, ये सारी चीज़ें जो है सरकार के द्वारा की गई। सो सम ऑफ द स्ट्रेटजिक इनिशिएटेड टू इम्प्रूव अ लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कुछ स्ट्रेटजी ने है जो इंडियन एग्रीकल्चर के सिस्टम को बदल के रख दी, एकदम ड्रामेटिक चेंजेज आए। बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरिया। इसका जो निगेटिव पहलू है, निगेटिव नहीं कह सकते हैं, जो इसका लिमिटेड पहलू है यानी सीमित जो जगह है, किसी खास क्षेत्र में ही कंसंट्रेशन हुआ डेवलपमेंट का, यानी डेवलपमेंट किसी खास क्षेत्र में ही हो पाए, सेलेक्टेड एरिया में ही हो पाए। अब इससे ओवरकम करने के लिए 1990s में एक कम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट किया गया, विच इंक्लूड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म। दोनों तरह के ये रिफॉर्म थे, इंस्टीट्यूशनल भी और टेक्निकल भी, जिसके तहत प्रोविज़न क्या रखा गया, तो प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन, फायर डिजीज एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ and banks for providing loan facility to the farmers at lower rates of interest were some important step in this direction। बहुत सारे काम किए गए। क्या क्या किया गया, तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस दिया गया, क्रॉप की इंश्योरेंस की गई कि अगर किसी कारण से क्रॉप डैमेज हो जाता है तो उसका भुगतान किया जाएगा सरकार की तरफ से, जिससे किसानों को राहत मिला। साथ ही साथ ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निर्माण किया गया, जिससे कि किसान को डायरेक्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए लोन के रूप में, कैपिटल के लिए इधर उधर उनको भटकना न पड़े। तो कुछ ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द सम स्कीम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर। किसानों के सुरक्षा के दृष्टि से, किसानों के कह सकते हैं अपलिफ्टमेंट के लिए ये सारे चीज़ यूज़ किए गए थे, उसके बेनिफिट के लिए ये सारे चीज़ इंट्रोड्यूस किए गए थे। मोर एवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो एंड टेलीविज़न। आज तो डीडी किसान नाम का एक चैनल भी चलता है जो स्पेशली डेडिकेटेड है किसानों के लिए। सो द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि किसानों को सही रेट मिल सके, इसलिए उसने मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर एक साल फिक्स किया है, उससे कम में कोई
खरीद ही नहीं सकता है सामान को, और उसी रेट पे सरकार उस सामान को खरीदेगी। तो रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ ए इम्पॉर्टेंट क्रॉप टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर बाय स्पेक्यूलेटर्स एंड मिडलमैन। तो किसानों का किसी भी स्थिति में एक्सप्लॉयटेशन न हो, इसके लिए सरकार ने काफ़ी सारे प्रयास किए। आज़ादी के बाद हमें एक आंदोलन देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं भूदान ग्रामदान मूवमेंट। ये विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था, और विनोबा भावे महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल हेयर माने जाते थे। तो विनोबा भावे भी कई सारे सत्याग्रह में भाग लिया था इन्होंने, और फॉरमोस्ट सत्याग्रही रहे थे। इन्होंने गांधी जी के कॉन्सेप्ट यानी कि ग्राम स्वराज्य को अपनाया और पूरे भारत में भ्रमण कर इस विचारधारा को फैलाने का काम किया है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से विनोबा भावे ने बिना रक्त का एक बूंद बहाए हुए भी एक बड़ा सा आंदोलन चलाया। तो अंडर टुक पद यात्रा टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट द इंटायर कंट्री। गांधी जी के माध्यम से गांधी जी के पद यात्रा के माध्यम से, है ना, इन्होंने पूरे देश को लगभग कवर कर लिया। एंड वंस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग ए लेक्चर एट पोचमपल्ली, जो आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है पोचमपल्ली, तो कुछ किसानों ने, कुछ विलेजर्स ने वहाँ डिमांड किया कि उनको कुछ ज़मीन दिया जाए उनके इकोनॉमिक वेल बीइंग के लिए। तो विनोबा भावे उनसे प्रॉमिस तो नहीं कर सके, बट उन्होंने एश्योर किया कि वो सरकार से बात करेंगे रिगार्डिंग प्रोविज़न ऑफ लैंड फॉर देम। तो उसी दौरान एक व्यक्ति था जिसका नाम था रामचंद्र रेड्डी, श्री रामचंद्र रेड्डी। उसने क्या किया कि अपने 80 एकड़ ज़मीन को 80 लैंडलेस विलेजर्स में बांट दिए। तो इस तरीके से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई और भूदान कार्यक्रम चल निकला, और पूरे भारत में घूम घूम कर ज़मींदारों से या फिर बड़े किसानों से उनकी ज़मीन दान में ली गई, विलिंगली और अनविलिंगली जैसे भी हो, जिसको ग्राम दान के रूप में दिखा गया। और इसको विनोबा जी का ज़मीन कह के हर एक गाँव में लगभग मिल ही जाता है कि ये विनोबा जी का ज़मीन है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लैंड ओनर्स थे जिन्होंने इस डर से ज़मीन दान में दे दिया कि लैंड सीलिंग का जो कानून है वो उस पर न लगा दिया जाए। तो विनोबा भावे ने ग्राम दान मूवमेंट इनिशिएट किया, और इसको कह सकते हैं कि बिना एक बूंद ब्लड के ये रिवॉल्यूशन चला। तो इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो हम लोग नाम सुनते हैं जीडीपी। जीडीपी का बड़ा हल्ला रहता है कि जीडीपी बढ़ गया या जीडीपी घट गया। अभी हल्ला है कि पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा जीडीपी माइनस में चला गया है, 23% माइनस में चला गया है। तो जीडीपी है क्या? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसमें जब इसकी जब कैलकुलेशन होती है तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स के रेट्स को इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो एग्रीकल्चर जो है वो चूँकि हमारे देश का बैकबोन है, तो हमारे देश का बैकबोन है यानी कि इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। तो इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन होने के नाते 1951 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय इसकी स्थिति कुछ ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे इसका डिक्लाइनेशन होना शुरू हो गया। 2010-11 में अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड बाय देम फार्म सेक्टर विच मेक मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो आधा से ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन जो था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ था। And the declining share of agriculture in the GDP is matter of serious concern, because any decline and a stagnation in agriculture will lead to the decline in the other sphere of the economy, having wider implication for society.
तो ये काफ़ी सीरियस इश्यू था कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर का जीडीपी में योगदान कम होते जा रहा था, तो आने वाले समय में ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं बल्कि अदर स्फेयर ऑफ द इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाने वाला था। सो कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्टेड इफर्ट ऑफ मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। तो इंडिया के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब पहले हमें एग्रीकल्चर के सिस्टम को मॉडर्नाइज करना है। सो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, कई सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एंड वेटनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, तो कई सारे ऐसे रिसर्च और डेवलपमेंट के काम किए गए मेट्रोलॉजी के सेक्टर में, वेदर फॉरकास्टिंग में, जिससे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में एग्रीकल्चर को फ़ायदा मिले। एंड ETC वी आर गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये सारे जो कार्य किए गए हॉर्टिकल्चर में, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर के लिए यूनिवर्सिटी खोला गया, वेटनरी सर्विसेज खोला गया, ICAR खोला गया, तो सारे के सारे जो थे ये इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए किया गया प्रयास था। तो अपार्ट फ्रॉम दिस इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर देम। तो अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्लियर दिया हुआ एक टेबल, इट इज़ क्लियर दैट थ्रू द टेबल द GDP ग्रोथ rate is increasing over the year. It is not generating sufficient employment opportunity in the country. ये sufficient employment opportunity जो है जनरेट नहीं कर पा रही। The growth rate is in agriculture has been decelerating, which is an alarming situation. Deaccelerate हो रहा है यानी कि घट रहा है, तेज़ी से घट रहा है कृषि का GDP में योगदान। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंजेस फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन। अब इंटरनेशनल कंपटीशन में इसका काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने को दिख रहा है, क्योंकि अब कई सारे ऐसे देश हैं जो एग्रीकल्चर में भारत को आंख दिखा रहे हैं, यानी कि भारत का जो स्थिति है वो सही अभी नहीं है। वर्ल्ड फूड डे, ये देखिए एक पेपर का कटिंग यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें कई सारे मुद्दे को उठाया गया। कहता है कंट्री साइड बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्री। कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे हाईली सब्सिडाइज्ड जो है एग्रीकल्चर का काम करवाया जाता है। तो अंडर ग्लोबलाइजेशन पार्टिकुलरली आफ्टर 1990s, पहले इधर और है कुछ, उसको देख लेते हैं। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जिससे कि प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो किसानों को ज़्यादा लग रहा है। मोर ओवर रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैव प्रूव्ड डेट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो घट गया है, जिसके कारण बाहर से विदेश से सामान आने लगे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग टू डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। किसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा फीचर अच्छा नहीं है। तो वाई आर फार्मर कमिटिंग सुसाइड इन सेवरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री? तो आप इसको सोचिए, इसका आंसर दीजिए। फिर हम देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पे। तो ग्लोबलाइजेशन एक कोई नया फेनोमेनन तो था नहीं, ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में हो रहा था और ये किसी न किसी रूप में हमेशा उपस्थित था ग्लोबलाइजेशन। तो इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन। ये समय था जब एक देश दूसरे देश को मार्केट के लिए अपना उस पर कब्जा जमा रहे थे और पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे थे। तो इन द 19th सेंचुरी
When European traders came to India at the time too, Indian spices were exported to different countries of the world, and farmers of South India were encouraged to grow these crops. तो जब विदेशी बाहर से भारत आए तो भारत में अपने साथ कुछ सामान लाए, साथ ही साथ इंडिया का स्पाइस जो है, वो मसाला जो है, वो पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में जाना शुरू हो गया। तो इंडिया के जो किसान थे, खास करके साउथ इंडिया के जो किसान थे, वो इस तरीके का क्रॉप को उगाने में काफ़ी इनकरेज हुए। तो टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया। आज भी स्पाइस जो है, मसाला जो है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स के रूप में है। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ द इंडिया अट्रैक्ट द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज ए रॉ मटेरियल। तो ब्रिटिश जब हमारे देश में कॉलोनाइजेशन इस्टेब्लिश कर चुके थे, तो इंडिया जो था वो पूरे वर्ल्ड को अट्रैक्ट कर रहा था, ब्रिटिश एज वेल ब्रिटिशर्स के साथ साथ। लेकिन एक समय आया कि कॉटन का जो रॉ मटेरियल होता है वो ब्रिटेन यहाँ से डायरेक्ट खरीदना शुरू किया और अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उससे रिलेटेड कपड़ा बनाता था, जो इससे ज़्यादा मजबूत होता था। हमारे देश के लोगों के द्वारा जो बनाया जाता था उससे ज़्यादा मजबूत होता था। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। तो जो मैनचेस्टर और लिवरपूल में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ पहला, जिसमें खास करके कॉटन प्रोडक्ट यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फॉर्मेशन हुआ, उसमें भारत के द्वारा जो प्राप्त कॉटन्स थे उसी से वस्त्र बनाए जाते थे, जिससे उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती थी। सो आप इसको चंपारण मूवमेंट में आप देखेंगे 1917 में बिहार में जो हुआ था, और ये वहाँ के किसानों के लिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि उनको इंडिगो की खेती अपने ज़मीन पे करनी होती थी, ये वो बाध्य थे। सो लैंड बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच वेयर लोकेटेड इन ब्रिटेन। तो ये नील जो की खेती जो होती थी, इंडिगो की जो खेती होती थी, उसका सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ था? ब्रिटेन में। दे वेयर अनेबल टू फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिली, और वो सभी ब्रिटेन के जो लोग थे वो इस फूड को नहीं उगा सकते थे, उस फूड ग्रेन को नहीं उगा सकते थे, क्योंकि वो इस लायक नहीं थे, या फिर कह सकते हैं कि उनके पास उतना रिसोर्सेस नहीं था, ज़मीन नहीं था। तो अंडर ग्लोबलाइजेशन पार्टिकुलरली आफ्टर 90 के बाद का अगर समय कहें तो ग्लोबलाइजेशन जो है उसके कारण द फार्मर इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस। तो इंडिया के जो फार्मर्स थे वो नए चैलेंजेस को फेस करने लगे। एंड डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट एंड स्पाइसेस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू compete with the development. Country-wise, it is being alleged that it has caused land degradation due to the overuse of chemical dyeing, aquifers and vanishing biodiversity. The key word today is gene revolution, which includes genetic engineering. So genetic engineering is also very powerful supplement in investing new hybrid varieties of seeds. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? तो कई सारे रिकॉग्नाइज पावरफुल सप्लीमेंट तैयार किए जाते हैं, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सीड तैयार किए जाते हैं, और इससे फसल की मात्रा जो है वो सेम ज़मीन पे बढ़ जाती। तो इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो is much in vogue today because it is practiced without factory made chemicals. ऑर्गेनिक फार्मिंग को आज बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि इसमें जो चीज़ें यूज होती है वो विदाउट फैक्ट्री मेड होती है, चाहे वो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स हो या पेस्टिसाइड्स हो, वो केमिकल फ्री होता है। हेंस इट डज नॉट अफेक्ट द इन्वायरमेंट इन ए निगेटिव मैनर, और ये कभी भी इन्वायरमेंट को निगेटिव मैनर में प्रभावित नहीं करती। सो ए फ्यू इकोनॉमिक थिंग दैट इंडियन फार्मर हैव ए ब्लैक फ्यूचर इफ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन्स ऑन द होल्डिंग दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइज। तो यहाँ बात कही जा रही है कि
कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं ऐसा सोचते हैं कि इंडियन फार्मर जो है उनका जो फ्यूचर है वो गलत इस दिशा में जा रहा है। वो जो कंटिन्यू कर रहे हैं फूड ग्रेन्स को और उसको होल्ड कर रहे हैं, वो स्मॉलर जो किसान है, जो काफ़ी कम जिनकी संख्या है, उनकी संख्या को ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। एंड इंडिया का जो रूरल पॉपुलेशन है 833 मिलियन 2011 के अनुसार, वो उसके 250 मिलियन जो है 250 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड एवरेज ऑफ लेस देन हाफ ए हेक्टेयर पर पर्सन। तो 250 फैमिली के लिए जो एग्रीकल्चर लैंड है वो एवरेज की बात करें तो वो हाफ ए हेक्टर पर पर्सन पड़ रहा है। इंडियन फार्मर should diversify their cropping pattern from the cereals to high value crops। अब इंडियन फार्मर भी जागरूक हो गए, वो भी अपने क्रॉपिंग सिस्टम को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दिस इज इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली, बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स like jatropha and jojoba need much less irrigation than rice or sugarcane. India's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of high value crop। तो हाई वैल्यू क्रॉप का आज हमारे पास वाइड रेंज है। क्रॉपिंग पैटर्न की बात यहाँ पे कर रहा है कि चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न फॉर एग्जांपल फ्रॉम द cereals टू हाई वैल्यू क्रॉप विल मीन दैट इंडिया विल हैव टू इम्पोर्ट फूड। तो क्रॉपिंग सिस्टम में जिस तरीके का पैटर्न देखने को मिल रहा है, आगे आने वाले समय में ये हो सकता है कि इंडिया को फूड इंपोर्ट करना पड़े। ड्यूरिंग 1960 के दशक में ये देखा गया था कि दिस वुड हैव बीन सीन एज ए डिजास्टर, बट इफ़ इंडिया इम्पोर्ट्स cereals while exporting high value commodities, it will be following successful economy Israel and China। These agriculture exports from products, fruits, olive, especially seeds and wine, and import cereals, are we ready to take this risk? क्या हम लोग ऐसा रिस्क ले सकते हैं कि किसी खास तरह के पौधे का उस पर रिसर्च कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए, कैसे उगाया जाता है, कब क्या होता है, और उसके बाद आप रिस्क लीजिए कि आप खेती कर सकें, उसको लगा सकें। मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे लाइव क्लास में बताया था कि एक व्यक्ति जो ऑस्ट्रेलिया में काम करता था, ऑस्ट्रेलिया की नौकरी छोड़कर आ गया और ड्रैगन फ्रूट्स उपजाने लगा अपने देश में। तो पहले उसके लिए उसने क्या किया कि साल भर मेहनत किया ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में जानने की, कहाँ मार्केट है, कहाँ बिकता है, क्या यूज होता है, कैसे इसको उगाया जाता है। फिर उसके बाद उसने रिस्क लिया, ऑस्ट्रेलिया का जॉब छोड़ दिया, गांव आ गया भारत, और भारत में वो ड्रैगन फ्रूट्स की खेती करने लगा और आज वो एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे, और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे साथ व्हाट्सएप के साथ शेयर कीजिए क्वेश्चन, कभी भी किसी भी वक्त आपको आंसर समय मिलते ही मिल जाएगा। ज़्यादा बेहतर रहेगा आप गूगल क्लासरूम से मिलिए, गूगल क्लासरूम के ज़रिए हमसे जुड़िए और उसमें आप अपना क्वेश्चन और आंसर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद।